जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं विजेता आर्मी टेस्ट सीरीज़ का ये टेस्ट नंबर 2 है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इस टेस्ट सीरीज़ को आज आपको पूरा करना है और आपने कितना बनाया है इसको आपको चेक करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें अच्छा परफॉर्म करा होगा। चलिए मैं आंसर करता हूँ अभी, और अपना आंसर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जहाँ डॉट हो आप मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। यानी कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है कौन से शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, भोपाल और कोलकाता। यानी कि इसका आंसर जो है करेक्ट ये है बी है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का मेंबर नहीं है कौन सा देश। क्या अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या नाइजीरिया। अगर आपने ऑप्शन नंबर यहाँ अगर सी चुना है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो, आपका आंसर ठीक है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, जो क्वेश्चन पता नहीं हो आप इसको नोट जरूर बना लेना। तो हाथियों के लिए जो प्रसिद्ध है, क्या ये कान्हा है, गिरो है, यानी कि गिर अभ्यारण्य, या काजीरंगा या फिर पेरियार। देख पेरियार यहाँ लिखा गया है, पेरियार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि पेरियार जो है क्या है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। क्या ये राम राजा था, साहू सेकंड था, या संभाजी था, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि संभाजी, यानी शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे, ये थे संभाजी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है, लोकसभा की स्पीकर बनने वाली पहली भारतीय कौन है। लोकसभा की स्पीकर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। देखिए पहला है, देखिए भारतीय महिला नहीं, भारत की बात चल रही है यहाँ पर है, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर मीरा कुमार। यानी लोकसभा का स्पीकर बनने वाला पहली महिला कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के की आवश्यकता होती है, रक्त के थक्के बनने के लिए जरूरत होती है। क्या ये विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि विटामिन के की ज़रूरत होती है। यानी कि रक्त के थक्के बनने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। आगे है, मनुष्य में जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती है। जन्म के बाद कौन सी कोशिका है जो विभाजित नहीं होता है। क्या ये नर्व सेल है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं हैं, मांसपेशी कोशिकाएं हैं, या ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, या फिर एपिडर्मल सेल्स हैं, यानी एपिडर्मल कोशिकाएं हैं। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है तो आपका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट है। और ये सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं आपके बहुत ही जो कह सकते हैं, जहाँ से आपका आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने कोशिश करा है कि वो क्वेश्चन आपको वहीं से आपको डायरेक्ट लेकर आया जाए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं पूरे बन रहे हैं। आपको लग रहा होगा किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ऐसे जरूर कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, आगे है, दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है। दूध अपने पोषक मूल्य में, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा इसका होता है, लेकिन इसमें किस चीज़ की कमी होती है। क्या कैल्शियम की, लोहा की, कॉपर की या सोडियम की। तो ऑप्शन नंबर डी बी जो है आपका आंसर है। इसमें क्या होता है, आयरन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में चमकदार सफ़ेद रोशनी के लिए किया जाता है। यानी आतिशबाजी में जो सफ़ेद जो रोशनी होती है वो किस कारण से होता है। क्या सोडियम कारण से, मैग्नीशियम कारण से, एल्युमिनियम कारण से, या फिर चांदी के कारण से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम है आपका करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम होने के कारण से क्या होता है, पटाखे में क्या होता है, इसमें सफ़ेदी रोशनी जो उत्पन्न होता है मैग्नीशियम के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर काम करता है। ये क्या है, क्या ये ट्यूबलाइट है, ट्रांसफार्मर है, एलईडी है, या फिर फोटो डायोड है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर काम करता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है गणना उपकरण में एक था, यानी गणना कैलकुलेटिंग डिवाइस में से कौन सा था पहले का? क्या ये आइसोमीटर था, रेडी रेकनर था, या अबेकस था, या फिर नन ऑफ दिस? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अबेकस जो था क्या था? गणना करने वाला उपकरण था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था पहले का। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने MS ऑफिस विकसित किया है? कौन सा कंपनी है जो MS ऑफिस को डेवलप किया है? ऑप्शन पहला है माइक्रोसॉफ्ट, नोवेल, कोरेल या फिर लोटस। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन बना होगा। अगर नहीं बना है तो आपने नोट जरूर करा होगा रिवीजन करने के लिए, और रिवीजन भी आप जरूर करोगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, जो मेहनत करेंगे उसका ये है आप सिलेक्शन जरूर पाओगे, इतना आप समझ लीजिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको भी लग जाएगा कि मैं कितना कर रहा हूँ आप एग्जाम के लिए आप जीतो और मेहनत करो, ये पूरे ज़िंदगी की बात है आपके लिए। ठीक है। एग्जाम जो कैंसिल हो रहा है तो कोई बात नहीं है, देखिए आपके लिए फ़ायदा का चीज़ है, ये एग्जाम तो होना ही है। आगे है MS वर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। MS वर्ड किस टाइप का ये फाइल बनाता है? क्या .doc में, या .wpf में, .txt में, या .dot में? ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। कहीं कहीं पर .docx भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, या फिर यहाँ पे ये होगा DOC यानी। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के लिए नहीं किया जाता है? देखिए, वाईफाई से होता है, 3G से होता है, 4G से होता है, स्कैनर से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है पीसी में फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फायरवॉल का प्रयोग पीसी में क्यों किया जाता है? क्या सुरक्षा के लिए, या प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के लिए, या ट्रांसमिशन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यानी कि फायरवॉल का प्रयोग सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से मैंने 5 जीके जीएस और जीके जीएस मिलाकर 10 और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का मैंने कर दिया है। आगे लाता हूँ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन देखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो याद कर लीजिए cos 0 का वैल्यू कितना है? 1 डिग्री है। जनरली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको एग्जाम में फार्मूला आ सकते हैं। ठीक है। आगे है इतना को सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? देखिए 8 के पावर में 3 है, गुना 8 के पावर में 2 है, गुना 8 के पावर में -5 है। याद कर लीजिए, जब आप बेस बराबर होता है, बेस समान होता है और जो गुना में होता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 8 के पावर में कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 2 माइनस में 5, यानी 8 के पावर में कितना? 3 2 5 में से 5 गया तो 0। 8 के पावर में 0, इसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि कोई भी नंबर का अगर पावर में अगर वैल्यू कितना है 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। एक निश्चित राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 5832 रुपया है, 5832 रुपया है, तो राशि कितना है? आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। तो देखिए फार्मूला जितने भी आए आपको एग्जाम में सभी को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, याद करना है फार्मूला को। बिना याद किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ पहले कि CI का फार्मूला क्या होता है। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? P इंटू में 1 प्लस R/100 पावर में T कर दो या फिर N कर दो, जो टाइम होता है। अब देखो मुझे क्या दिया गया है? 5832 मुझे दिया गया है क्या? अब मुझे CI यानी कि माफ कीजिएगा CI नहीं, यहाँ पर अमाउंट बराबर में होता है। ठीक है। अमाउंट बराबर में क्या होता है? P बराबर। अब अमाउंट मुझे कितना दिया गया है? निश्चित कितना दिया गया है? 5832 दिया गया है, और मुझे P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। 1 प्लस में R कितना दिया? 8 बटा में 100 के पावर में 2 बस दिया गया है। 2 कर लो यहाँ पर। अब देखो अब क्या करना है इसको, तो यहाँ पर आप देखो कि अब क्या कर लो, 4 से काट दो, 4 दूना में 8, 4 25 से कितना हो जाएगा? अब यहाँ कितना हो जाएगा? 5 1 है 25, ये तो 27, यानी कितना हो जाएगा? 5832 बराबर में P इंटू में कितना? 27 बटा में कितना हो जाएगा? 25 के पावर में 2 हो जाएगा। अब क्या करना है? इन दोनों गुना कर लो। 5832 बराबर में P इंटू में 27 को 2 बार गुना करना है और 25 को 2 बार गुना करना है। अब देखो इनको 2 बार गुना करोगे कितना हो जाएगा? 27 को 2 बार गुना करोगे तो 729 का स्क्वायर होता है, 25 का 625 होता है। अब निकालो इसका P का वैल्यू। P का वैल्यू निकालने क्या करेंगे? 5832 गुना में
अब देखो नीचे वाला इसको इस तरफ ला रहे हो आप ना, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 625 बटा में 729। अब जब सभी को आप काटोगे तो काट के आपको आने वाला है 5000 आने वाला है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ इतना करा दिया हूँ, बाद बाकी आप काटने के लिए काट लेना, ठीक है। आगे है गुणनफल के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो, अब जब इकाई स्थान की बात हो रही है तो यहाँ पर आप बस इकाई से मतलब रखो। इकाई स्थान पर 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9। अब देखो 7 पंजे कितना होता है 35, 35 का इकाई स्थान ले लो 5, 5 गुना कर दो। अब 8 से 8 पंजे 40। जैसे कि इकाई स्थान में 0 आ गया तो अब 0 को कोई भी नंबर से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब 0 आ गया तो डायरेक्टली आप कर देना 0 हो जाएगा आपके इकाई स्थान पर। यानी कि अब यहाँ देख लो, यहाँ 5 मिल जाए किसी में और कोई भी नंबर के इकाई स्थान पर अगर सम संख्या मिल जाए तो डायरेक्टली आप आंसर क्या करना, 0 करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। x y से 25% अधिक कमाता है, y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। पहले ये देख लो, पहले मैं मान लेता हूँ y कितना कमाता है, 100 कमाता है, तो x कितना कमाएगा। अब इससे 25% अधिक है ना, यानी कि 100 का 125 बटा में 100 कर लो, यानी काट कितना हो जाएगा 125। यानी x कितना कमाता है, 125 कमाता है, तब कितना y 100 कमाता है। अब बोल रहा है कि y कितना कम कमाता है, y कितना, पहले कम कितना कमाता है, पहले ये देख लो, पहले कम कमाता है कितना से 125 माइनस में 100, यानी कि 25 कम कमाता है कौन, y कमाता है। अब पूछ रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, पहले कितना कमी है, किससे कमी है, तो x से कितना कम है ना, तो x का वैल्यू क्या करेंगे, नीचे रखेंगे आप। 125 गुना में 100, 25 चौका में 25 पंचे 125 काट दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% कम है। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको लग रहा है कि थोड़ा क्लास फास्ट में हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप तब देख सकते हो इसका आंसर बनाकर, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि a और b का अनुपात 3:4 है और b अनुपात c का अनुपात 12:13 है तो a अनुपात c की पता करना है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, a अनुपात b और b अनुपात में c, यानी b को एक जगह मैंने कर दिया। अब देखो 3:4 और 12 अनुपात में कितना हो जाएगा 13 यहाँ पर है। अब देखो दोनों में इसे कॉमन बना लो। अब 4 को मैं 12 बना सकता हूँ क्या, बना सकता हूँ। यानी 4 मुझे कितना करना है, 3 से गुना करना पड़ेगा। जब 3 से आप 4 गुना करोगे, 3 से आप इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अब गुना कर दो, 3 तिया में 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा b, और 12 तो यहाँ है ही, यहाँ पर 13 हो जाएगा। यानी कि 9:12 में 13, यानी कि a और c का अनुपात पूछ रहा है, तो a तो ये है, b ये है, c ये है, यानी कि 9:13 क्या हो जाएगा आपका आंसर, a अनुपात में c बराबर में, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। आगे देख लो, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की छूट 25% है तो लाभ कितना है, 25% है। यदि अगर छूट दिया जाए 10% तो लाभ कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी आप मान लीजिए, आप अंकित मूल्य कोई सा मान लीजिए, विक्रय मूल्य कोई सा मान लीजिए, चलने वाला है। मैं मान लेता हूँ कि उसका मार्केट प्राइस MP, मार्केट प्राइस कितना है, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, कितना है, तो मैं मान लेता हूँ 100 है, ठीक है। तब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75। तब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस देखो, अब मुझे देखो, तब लाभ मुझे कितना दिया है, 25% का क्या है, लाभ दिया गया है ना। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। जब लाभ होता है तब, जब माइनस होता है कब करेंगे, जब लॉस होगा तब। यानी कि देखो 75 गुना में 100 कर लो, और यहाँ पर 100 प्लस में 25 करना पड़ेगा, 125, 25 या 75, 25 पंजे 125, अब काट दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 20, यानी कि 60 रुपया क्या हो गया आपका क्रय मूल्य निकल गया। अब बोल रहा है क्या 10% का डिस्काउंट दिया जाए। अगर मान लिया जाए मार्केट प्राइस मैंने कितना माना, 100 माना था, यानी कि अब 100 में डिस्काउंट कितना दिया गया है, 10%, यानी कि अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा। अब देखो तब अब लाभ कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना था 60 था, सेलिंग प्राइस अब 90 हो गया, यानी लाभ कितना हो गया, अब लाभ कितना हो गया, तो 90 माइनस में 60 कर दो, यानी कि 30 हो गया। अब देखो लाभ प्रतिशत क्या होता है, यहाँ मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 होता है फॉर्मूला ना। फॉर्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ। लाभ दिया गया है 30, कॉस्ट प्राइस दिया गया है आपका 60 गुना में 100, यानी कि काट दो 30 गुना में 60, काट कितना हो जाएगा 50, यानी 50% क्या हो जाएगा,
लाभ हो जाएगा जब उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की बात है। ठीक है, आगे है, यदि 5 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपको, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाना है। मैं मान लेता हूं क्या एक आम का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। ठीक है, x रुपया, मैं x में मानता हूं, मैं क्या मान लेता हूं, x मान लूं क्या, चलो x मान लेता हूं। ठीक है, तो अब कितना आम बेच रहा है, 5 आमों का विक्रय मूल्य, 5 आमों का क्रय, आप देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 आमों का क्रय मूल्य। अब देखो तो 4 आम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 4 आम का सेलिंग प्राइस जो है 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर में है ना। 5 आम मूल्य का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक आम का क्रय मूल्य x रुपया है तो 5 आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 4 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, जो कि 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर में है। जब 4 आम का सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, तो 5x दिया गया है, तो एक आम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5x बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक आम का विक्रय मूल्य कितना हो गया। अब एक आम का क्रय मूल्य कितना दिया गया, x दिया गया है ना, तो लाभ कितना हो जाएगा, देखिए लाभ कितना हो जाएगा, एक आम का विक्रय मूल्य है, एक आम का क्रय मूल्य है, यानी कि 5x बटा में 4 माइनस में x कर दो, यानी कितना हो जाएगा 4x, 5x माइनस में 4x बटा में 4 हो जाएगा, x बटा में 4, लाभ ये हो गया, क्या हो गया, लाभ हो गया। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। अभी मैंने क्या बताया था, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य। लाभ कितना दिया गया, x बटा में 4 बटा में क्रय मूल्य कितना दिया, क्रय मूल्य कितना है, x है ना, माफ कीजिए x, हाँ x क्या क्रय मूल्य x ही है, x है गुना में 100। अब काट दो यहाँ पर, अब देखो 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या x बटा में 4x ये हो जाएगा, गुना में 100 ये हो जाएगा, x कट जाएगा, काट कितना निकलेगा 25, यानी कि 25% क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये सी में दिया गया है। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, देखिए 8 आदमी 20 दिनों में एक गड्ढा खोदते हैं। अगर एक आदमी फिर से एक आदमी के लड़के की तुलना में 1.5 गुना अधिक काम करता है तो 4 आदमी और लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा। अब देख लीजिए, यानी कि अब क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन आपका ये मेन पॉइंट यहाँ से है। अब देखिए यहाँ पर मैं आदमी कर देता हूँ, यहाँ पर लड़का कर देता हूँ। यहाँ देखो क्षमता कितना है, देखो क्षमता कितना है, तो देखो 1.5 गुना काम करता है ना, लड़का एक काम करेगा तो 3 बटा में 2 काम कौन करेगा, आदमी काम करेगा। इसको ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि 3:2 कर सकता हूँ, 2 नीचे है ना, 2 मैं इसको इस तरफ लाऊंगा, 2 इतना हो जाएगा। ये तो हो गया क्षमता। अब मैं करता हूँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ व्यक्ति में कर देता हूँ। ठीक है, व्यक्ति में कर देता हूँ, यानी कि सेम काम करने के लिए अगर जितना काम ये 3 भाग काम कर रहा है उतना 2 ही काम कर रहा है, यानी कि अगर मैं बात देखूं तो 2 लड़के बराबर में 3 आदमी कर सकता हूं मैं। आप जितना क्षमता इसका रहे ना, इसका उल्टा कर देना, ये निकल जाएगा जितना 2 आदमी काम करेगा उतना काम करने के लिए 3 लड़का चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यहाँ आप करने के बाद इसको उल्टा करने के बाद, यानी कि 3 लड़का बराबर में 2 आदमी है, तो 1 लड़का बराबर में कितना हो जाएगा, 2 बटा में 3 आदमी हो जाएगा। समझ रहे हो ना यहाँ पर। तो देखो 9 लड़का यहाँ पर है ना, तो 9 लड़का बराबर में कितना हो जाएगा, अब देखो 9 गुना बढ़ गया ना, 2 बटा में 3 गुना में 9 आप भी कर दो, 3 तिया 9, 3 गुना में 6 आदमी, यानी कि 9 लड़का बराबर कितना हो जाएगा, 6 आदमी हो जाएगा। यानी कि 4 आदमी ये है, 9 आदमी ये है, 4 आदमी ये है। अब 9 लड़का यहाँ पर है, माफ कीजिएगा 9 लड़का यहाँ पर है, तो 9 लड़का बराबर मैंने कितना आदमी निकाला है, तो मैंने 6 लड़का निकाला है, 6 आदमी निकाला है मैंने, 6 4 10, यानी टोटल। अब आदमी में बात करूँ, 9 लड़का को मैंने किसी में बदल दिया, आदमी में बदल दिया मैंने, तो 6 4 10 आदमी हो गया। अब फार्मूला वही लगा लो, M1 D1 बराबर में M2 D2 निकाल लो। अब M1 कितना, पहले कितना आदमी था, पहले 8 आदमी था तो दिन लगते थे 20, अब कितना आदमी हो गया, 10 आदमी हो गया, तो कितना दिन लगेगा मुझे मालूम नहीं है, डी में छोड़ देता हूँ। 10 दूना में 20, 8 दूना में 16 निकल गया, डी बराबर यहाँ की दिन बराबर में 16 निकल गया। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आप इस तरह से बनाना, बाद में आप जो तरीका बनाते हो बनाना, आप ये तरीका से बनाकर आप इसको उल्टा कर देना, फिर वही उसका एफिशिएंसी निकालना, उसका काम का क्षमता निकालना है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है।
कौन सी है। अब याद कर लीजिए, आभाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह मैंने 25 क्वेश्चन कराया है। अब मैं लेके आता हूँ आपको पैसेज पर लेके आता हूँ। पैसेज देख लीजिए क्या कर रहा है। पैसेज तो अभी मैं कराऊंगा नहीं, पैसेज मैं अगले क्लास में कराऊंगा। पैसेज का एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग, आपने जो करा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन सी है। अपना आंसर बस चेक कर लीजिएगा, अगले क्लास में मैं करा दूंगा आपको। पैसेज डी है, यहाँ पर है सी होम्स है, आगे है 30 का है लूमिंग एनर्जी और दिया गया है 30 में। अगला पैसेज ये है, पैसेज आपने करा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं करा है तो मैं क्लास में कराऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, इसका आंसर देखिए वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसका आंसर दिया गया है बी, इसका आंसर दिया गया है डी, इसका आंसर दिया गया है डी, इसका आंसर दिया गया है ए। ठीक है, यानी कि 35 क्वेश्चन अभी यहाँ क्लियर हो गए। 2 पैसेज मिलाकर 10 पैसेज 10 क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, अगले पैसेज में कराऊंगा मैं अगले क्लास में। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपका आर्टिकल से है, वी स्टॉप फॉर कप ऑफ ग्रीन टी ऑन वे होम। यहाँ कौन कौन सा आर्टिकल आएगा। देखिए, वी स्टॉप फॉर ए कप ऑफ ग्रीन टी, क्या ए यहाँ लेगा ना, यहाँ पर 2 तो लेगा नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए लेगा यहाँ पर। अब देखो ऑन द वे होम, घर की तरफ रास्ता कोई पार्टिकुलर ही होगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर ए और द हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। आगे है आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है, ओलिवर ट्विस्ट इज अ फेमस नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। अब देख लीजिए, यहाँ पर कोई सा भी बुक है, बुक का नाम हो, उससे पहले कोई आर्टिकल का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। याद कर लीजिएगा, कोई बुक का नेम अगर दिया हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, टाइगर इज स्ट्राइप्ड एनिमल। तो क्या हो जाएगा, द टाइगर। पूरा टाइगर की बात चल रही है, पूरा टाइगर जाति की, इसलिए यहाँ पर द का यूज करेंगे। अब एक स्ट्राइप एनिमल मतलब क्या, जिसके पीठी पर क्या होता है, धारधारी होता है ना, वैसा एनिमल में से एक एनिमल ऐसा है। ऑप्शन नंबर किस में चला जाएगा, सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, द कैट एंड द डॉग हैव एनिमी इन द रैट। क्या है, रैट का दोनों कॉमन दुश्मन कौन है, तो कैट और डॉग है ना, तो कॉमन यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा, सेम एनिमी नहीं होगा, म्यूचुअल एनिमी नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, कॉमन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, आगे है, ही इज वेरी गुड मेकिंग स्टोरी। तो याद कर लीजिए, किस चीज में बेहतर होना क्या होता है, गुड एट होता है, गुड एट समथिंग, कोई चीज में महारत हासिल करना, अच्छा होना। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आई डू नॉट माई वर्क, माफ कीजिएगा, आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक। देखो क्या हो जाएगा, आई डू माई वर्क सो केयरफुली नहीं, वेरी केयरफुली नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, टू केयरफुली। मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा केयरफुली करता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू यहाँ पर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है ये। आगे है आपका एरर से क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, पहला है, राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, नो एरर। यहाँ देखेंगे सेंटेंस आपको एरर ना मिले तो सेंटेंस दोबारा पढ़ लीजिएगा, एरर नहीं मिले तो आप ऑप्शन डी कर दीजिएगा। जब सेंटेंस को दोबारा ही पढ़ेंगे तो आपको एरर इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि सीनियर के साथ टू का यूज होता ही है, बाद बाकी सभी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या है, नो एरर है। क्या है, नो एरर है। आगे है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स एबव द सी लेवल, नो एरर। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग नहीं होता है, क्या होता है, सिचुएटेड होता है। क्या होता है, सिचुएटेड, स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला दिया गया है, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर पार्टिसिपेटिंग वेरी हार्ड प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द forthcoming match, no error। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches। बहुत हार्ड मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर बी में एरर मिल जाएगा। समझ गए होंगे क्या एरर है, यहाँ आर के बदले में इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि
along with के साथ जो पहले सेंटेंस पहला वर्ड दिया रहे, जो सब्जेक्ट दिया रहे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ आपका सब्जेक्ट दिया गया कैप्टन जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे। याद कर लीजिए, along with हो, ठीक है, या फिर एज वेल एज हो, तो पहले जो आपका सेंटेंस रहे, पहले जो आपका सब्जेक्ट रहे, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ करोगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है आपका एंटोनिम पता करना है ब्लिक का। देखिए ब्लिक मीन्स क्या के लिए 4 वर्ड है, डक, डार्क, ब्राइट और एक्सपोजर। तो ब्लिक मतलब क्या होता है, एक होता है धुंधलापन होता है, अंधेरा होता है, ठीक है, भद्दापन होता है, ब्लिक होता है। तो यानी कि ब्राइट मतलब क्या, चमकीला हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपको पता करना है एंटोनिम का कर्व। कर्व मतलब क्या होता है, अब पहले देख लीजिए ऑप्शन क्या है, हेल्प है, एलो है, रिस्ट्रेन है, रिमूव है। अब कर्व के लिए क्या है, कर्व मतलब क्या होता है, रोकना होता है, रोकना होता है, घुमाना होता है, ठीक है, रोकना होता है, समझ लीजिए। ठीक है, कर्व। एलो मतलब क्या होता है, आदेश देना, जाने देना, होने देना, एलो करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन साइनोनिम का इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब देखो कॉशन, लेजी, इंटेलिजेंट या फिर स्टबर्न। तो 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन बनाया होगा। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, लेजी होता है, क्या होता है, सुस्त होता है, सुस्त होता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका PQR से क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इन लाइफ सम रूल्स आर एज बिजनेस दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव लर्न सो अर्ली दैट। यहाँ देखिए सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला सेंटेंस आप मैच कर लीजिए। क्या है, इन लाइफ सम रूल्स, बिल्कुल सही है। सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट हो सकता है, तो पी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कोई दिया ही नहीं है, यानी कि पी से स्टार्ट नहीं करेंगे आप। पी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं करेंगे आप लोग। दे सीम टू, अब देखिए दे किसके लिए यूज़ किया गया, यहाँ पर कुछ पता नहीं है, यानी आपका सेंटेंस का आपका एज बिजनेस से भी हो सकता है या फिर आपका दे से भी हो सकता है, यानी कि आर से भी हो सकता है, लेकिन आर आपका नहीं होगा क्योंकि दे किसके लिए यूज़ किया गया पता नहीं है मुझे। लर्न सो अर्ली के नहीं होगा। मैं यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ, एज बिजनेस दे सीम नहीं होगा, एज बिजनेस इन लाइफ सम रूल्स आर लर्नड। देखो सम आर के बाद क्या होगा, V3 होगा ना, तो यानी कि ये तो समझ हो गया, पी के बाद एस आने वाला है। तो पी के बाद एस तो किस में है, एक बी में दिया गया है और सी में दिया गया है। दो आपका आंसर ये हो सकता है। आपका आंसर अभी तो डी नहीं लग रहा है मुझे, ए नहीं लग रहा है मुझे, यानी क्या हो जाएगा, बी के बाद एस दिया गया है आपका किसमें, इसमें। अब यानी कि पहले सेंटेंस का क्यू लेना पड़ेगा आपको मुझे, तो क्यू आप ले सकते हो, या क्यों, क्या हो जाएगा, एज बिजनेस, उससे पहले आर लोगे क्या, आर नहीं लोगे आप, ठीक है, आर नहीं लोगे, यानी आपका आंसर क्या, ए क्यू, यानी क्यू आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज बिजनेस इन लाइफ सम रूल्स आर लर्नड, यानी कि पहले क्यू आएगा, पी आएगा, एस आएगा, क्यू आएगा, पी आएगा, एस आएगा, उसके बाद आर आएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आप भी इसको मैच कर लेना एक बार, ठीक है। देख सेंटेंस आपका किस में हो जाएगा, आपका पी एस तो इसमें भी था, लेकिन पहले आर तो आएगा नहीं, यानी कि सेम आएगा नहीं, इसलिए आपका सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका किसी भी तरह से सही है। आगे है, द हाउस आफ्टर कर्नल एंड हिज वाइफ स्टूड एम्प्टी एक्सपायर्ड फॉर मेनी ईयर्स। देखिए क्या कर रहा है, तो आपका आंसर समझ क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा देखिए फॉर मेनी ईयर्स हाउस आफ्टर, मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्या, द हाउस आफ्टर द कर्नल एंड वाइफ स्टूड। देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए कि दोनों मर गए ना, यानी इसके बाद ये हो जाएगा, पी के बाद तो मैं आर करूंगा, मैं पी के बाद क्या करूंगा, मैं आर करूंगा। तो पी आर वाला किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, ये एक डी में दिया गया है। मैं शुरुआत करता हूँ पी से, एस से स्टार्ट करता हूँ। एस में क्या दिया गया है, एस में दिया गया है फॉर मेनी ईयर्स। देखो फॉर मेनी ईयर्स द हाउस आर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड। देखिए बहुत सालों से क्या हुआ, जब ये मर गए तो स्टूड एम्प्टी, रूम क्या था उसका, हाउस क्या था, खाली ही था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर सेंटेंस को, सेंटेंस आप क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, क्यू में दिया गया स्टूड एम्प्टी है। आप बाद में क्या आपका ये और ये होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर है। आप यहाँ से पता कर लेना, दी हाउस आफ्टर कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड, यानी दोनों मर गए, ठीक है। चलो आगे है, कपिल लेफ्ट इन एरोप्लेन आफ्टर रीडिंग अ सेलिंग मैगजीन had decided to build his own boat 9 years earlier। अब देखो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, देखिए कपिल से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो सकता है, कोई बात नहीं, यानी पी से स्टार्ट हो सकता है, तो पी से स्टार्ट होने वाला इसमें दिया गया है, मैं पी के बाद मुझे एस लेना पड़ेगा, मुझे एस भी मेरा मैच करना चाहिए। देखो कपिल लेफ्ट एरोप्लेन टू बिल्ड, तो कपिल आपका सेंटेंस यहाँ मैच नहीं कर, टू बिल्ड दिया गया है, किसके लिए, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं यहाँ पर मैच नहीं करेगा, यानी कि पी वाला आपका नहीं होगा, सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं करता हूँ क्या, अब देखिए आफ्टर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी कि सेंटेंस आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन क्यू वाला भी नहीं होगा आपका आंसर। देखिए अब क्या होगा, हैड टू डिसाइड, देखिए आर से स्टार्ट हो सकता है, अगर ऐसे दो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो टू बिल्ड हिज ऑन, टू यहाँ से भी नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस कभी भी होगा तो आपका आर से ही स्टार्ट होगा, तो आर से स्टार्ट होने वाला आपको एक ए बी में दिया गया है, सी में दिया गया है। देखो मैं ऑप्शन अलग कर रहा हूँ, देखो आर के बाद मुझे एस लेना पड़ेगा, क्या देखो हैड डिसाइडेड टू बिल्ड हिज, कोई दिक्कत नहीं है, हैड डिसाइडेड, डिसाइड करके बिल्ड बनाना है ना, बनाना है ना, हिज ऑन बोट 9 years, यानी कि क्यू के बाद आर के बाद मेरा कहाँ है, आर के बाद मेरा एस मैच कर रहा है, यानी आर के बाद एस मेरा मैच कर रहा है यहाँ पर, देखो उसके बाद में क्यू मेरा मैच करेगा। हैड डिसाइडेड टू बिल्ड हिज ऑन बोट 9 years earlier आफ्टर रीडिंग अ सेलिंग मैगजीन, कपिल लेफ्ट एरोप्लेन, ऑप्शन नंबर बी मुझे पूरा मैच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर आर के बाद क्यू, इसमें दिया गया आर के बाद क्यू होगा, आर के बाद देखो आर में क्या दिया है, हैड डिसाइडेड आफ्टर रीडिंग ए सेलिंग न्यूज़पेपर टू बिल्ड, नहीं होगा आपका, यहाँ मैच नहीं कर रहा है आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका किसी भी तरह से मैच कर रहा है। सेंटेंस को आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए पीक्यूआरएस में क्या होता है, मेन होता है प्रैक्टिस करना होता है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे हो जाएंगे इसमें। तो अभी के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।